नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटी की रिवीजन क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ये व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है और ये जो संघात्मक व्यवस्था है, अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो हमें भारत की शासन व्यवस्था को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत भी एक संघात्मक देश है और भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की कई सारी विशेषताएं हैं। तो क्या है ये संघात्मक सिस्टम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन अगर हम इस बात पर करें कि उस देश में केवल केंद्र सरकार है या केंद्र और राज्य सरकार दोनों है, यानी कि सरकार के कितने स्तर है, केवल एक स्तर है केंद्र सरकार के रूप में या केंद्र और राज्य के रूप में सरकारों के दो स्तर है। और अगर हम और जाकर के देखें कि उस देश में केंद्र सरकार ताकतवर है या राज्य सरकार ताकतवर है, जब हम इस आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। यानी कि हम ये कहें कि जब हम केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो तीन प्रकार की होती है। जैसे अगर हम देखें कि भारत में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में, तो अगर हम इस बेसिस पे अध्ययन करेंगे भारत की शासन व्यवस्था का तो वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। तो देखिए, केंद्र और प्रांत के संबंधों के आधार पर केंद्र व राज्य या प्रांत, ठीक है, के संबंधों के आधार पर जो शासन व्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, तीन प्रकार की होती है। पहली आपकी परिसंघात्मक व्यवस्था, कॉन्फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये जो व्यवस्था है ये आज की डेट में नहीं चल पाती है, नहीं ठीक से चलती है कॉन्फेडरल सिस्टम, लेकिन पहले ये व्यवस्था चलती थी, तो इसको भी समझना जरूरी है। दूसरा आपका जो है वो कौन सी है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। और तीसरे नंबर पर आती है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था, इंग्लिश में इसको यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं। तो जब हम केंद्र और प्रांत के आधार पर अध्ययन करते हैं शासन व्यवस्था का, तो ये तीन प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनिटरी। परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। और आज हम संघात्मक व्यवस्था को समझेंगे। तो पहली व्यवस्था आपकी कौन सी है, परिसंघात्मक व्यवस्था। परिसंघात्मक व्यवस्था, ठीक है। अब परिसंघात्मक व्यवस्था क्या है, कॉन्फेडरल सिस्टम क्या है, जब कई सारे देश या राज्य आपस में मिलकर समझौता कर ले, समझौता कर ले और एक बड़े देश या संघ के रूप में गठित हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं,
कॉन्फेडरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप परिचित हैं इस व्यवस्था से, बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, अब ये लाइन ऐसे आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। अब जैसे अगर आप अकेले छात्र हैं और किसी विषय को लेकर के आप मुद्दा उठा रहे हैं सरकार के सामने और अकेले बोर्ड लिए खड़े हैं, है ना, तो सरकार आपकी बात हो सकता है ना सुने, और आप क्या बना लेते हैं, एक छात्र संघ बना लेते हैं, कई सारे छात्रों को आपस में जोड़ लेते हैं क्योंकि आपके मुद्दे समान हैं, है ना, आपका जो विषय है वो समान है, आपकी चिंताएं समान है, और आप लोग आपस में जुड़ जाते हैं और एक छात्र संघ बना लेते हैं। और ये जो छात्र संघ है ये कहीं ना कहीं जब आप आंदोलन करते हैं किसी विषय को लेकर तो सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे ही अधिवक्ता संघ है, तो कई सारे जैसे वकील हैं, अकेला वकील है और कई सारे लोग वकीलों का एक समूह बना लेते हैं तो अधिवक्ता संघ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब चूंकि वही बात है कि अकेली जो लकड़ी है उसको तोड़ना आसान होता है और लकड़ियों के एक बंडल को तोड़ना मुश्किल होता है, तो कई सारे जब देश या राज्य आपस में मिलकर समझौता कर ले और एक बड़े देश के रूप में गठित हो जाए तो ऐसी व्यवस्था को कॉन्फेडरल बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि अभी आप कई सारे छोटे छोटे देश के रूप में हो, है ना, अगर आपके अंदर सांस्कृतिक समानता है, ज्यादा विविधता नहीं है ना, और आप एक जैसे कल्चर को फॉलो करते हो तो अलग अलग रहने से अच्छा है कि आप एक समूह में, एक संगठन के रूप में स्थापित हो जाएं और एक बड़े देश का निर्माण कर लें, है ना। तो यही व्यवस्था परिसंघात्मक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई ये छोटे छोटे देश है ना, अब ये इस तरीके से कोई छोटे छोटे देश है, अगर इनमें सांस्कृतिक समानता है, ठीक है, सांस्कृतिक समानता है, ज्यादा विविधता नहीं है, तो अगर ये चाहें तो ये अलग अलग ना रह करके आपस में मिल करके समझौता करके एक बड़े देश के रूप में स्थापित हो सकते हैं। और जब ये देश आपस में क्या कर लेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे, और जब ये समझौता कर लेंगे और एक बड़े देश के रूप में क्या हो जाएंगे, देश के रूप में स्थापित हो जाएंगे, एक देश के रूप में स्थापित हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, परिसंघात्मक व्यवस्था। ठीक है, परिसंघात्मक व्यवस्था, बात समझ में आ रही है। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं ये आपस में इन्होंने समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद एक बड़े देश के रूप में गठित हो गए, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, परिसंघात्मक व्यवस्था कहलाती है। अब परिसंघात्मक व्यवस्था में ध्यान देने वाली बात क्या है, चूंकि इन देशों के, इन राज्यों के आपसी समझौते से इस देश का निर्माण हुआ है ना, तो यानी कि इन देशों के समझौते से निर्माण हुआ है, तो ऐसे परिसंघात्मक व्यवस्था वाले देश में इनका ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये समझौता आपस में किए हैं तभी मिलकर के एक बड़ा देश बना है। तो यानी कि परिसंघात्मक व्यवस्था में जो राज्य होते हैं उनके पास अधिक शक्तियां होती हैं। ठीक है, राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती है, और क्यों होती है, क्योंकि सर जी इन्होंने आपस में मिलकर समझौता करके एक बड़े देश के रूप में स्थापित हुए, तो इनकी ज्यादा भूमिका होती है और इसलिए ये अपने पास ज्यादा शक्तियां रखते हैं। तो जो भी देश परिसंघात्मक होंगे वहां पर राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां होंगी। अब अच्छा आप खुद सोच के देखिए कि अभी आपस में जुड़कर एक बड़े देश के रूप में स्थापित हो गए हैं। अब अगर ये किसी और से दोस्ती चलाए, ये किसी और से दोस्ती चलाए, इसकी जिससे दोस्ती हो इसकी उससे दुश्मनी हो, तो क्या ये आपस में मिलकर सही से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, कॉमन सी बात है। तो ये लोग चूंकि सारे कुछ मुद्दों पर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए ये क्या करते हैं, ये सभी आपस में मिलकर एक संस्था बना लेते हैं, है ना, और वो संस्था आपकी क्या कहलाती है, केंद्र सरकार। क्या कहलाती है, केंद्र सरकार। तो ये जो केंद्र सरकार है ये रक्षा, विदेश और संचार जैसे मुद्दों को देखती है। तो केंद्र सरकार के पास कम विषय होते हैं, राज्य सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं, चूंकि इन राज्यों ने आपस में
समझौता किया है और समझौता करके एक देश के रूप में स्थापित हुए हैं, है ना। तो इनके पास अधिक शक्तियां होती हैं और केवल कुछ विषयों के लिए, चूंकि अलग अलग सब नहीं चल पाएंगे, इसलिए कुछ विषयों के लिए ये केंद्र सरकार का गठन करते हैं, है ना, जो रक्षा, विदेश, संचार जैसे मुद्दों को देखती है। इसलिए केंद्र सरकार के पास कम शक्तियां होती हैं। तो जो भी देश परिसंघात्मक होंगे वहां पर राज्य ज्यादा पावरफुल होंगे और केंद्र सरकार के पास कम शक्तियां होंगी। अब इसका जो एग्जाम्पल है, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। रूस और रूस के आसपास के कई देशों ने आपस में मिलकर के एक समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद सोवियत संघ नाम से एक बड़े देश के रूप में संगठित हो गए और वहां पर जो व्यवस्था प्रचलन में आई उसको परिसंघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब परिसंघात्मक व्यवस्था के बारे में एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो परिसंघात्मक व्यवस्था है ये थोड़ी लचीली होती है। लचीली का मतलब यहां पर यह है कि चूंकि ये जो क्षेत्र थे या ये जो राज्य थे या ये जो देश थे ये आपस में समझौते के माध्यम से जुड़े हैं और समझौता टूट भी तो सकता है। अब कल को समझौता टूट गया तो ये देश आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में। और जब ये आप फिर आपका अलग हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पूर्व सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में कई सारे उसके आसपास के देश एक साथ जुड़े, लेकिन कुछ समय बाद उनकी नहीं बन पाई तो वो अलग हो गए। तो आज रूस है और कई सारे कजाकिस्तान, है ना, इस तरीके से आप देश देख सकते हैं। तो वहां पर पूर्व सोवियत संघ में परिसंघात्मक व्यवस्था है। परिसंघात्मक व्यवस्था में आपको ध्यान रखना है कि चूंकि देश आपस में जुड़ते हैं, राज्य आपस में जुड़ते हैं, तो उनके पास ज्यादा पावर्स होती हैं। केंद्र सरकार केवल कुछ ही मुद्दों को देखती है, लेकिन इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था होती है लचीली होती है। भाई समझौते का परिणाम होती है, समझौता टूट जाए तो कल को विघटन हो जाता है इस व्यवस्था में। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब आप देखते हैं जैसे भारत शासन अधिनियम बना। भारत शासन अधिनियम, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 बना। अब भारत शासन अधिनियम पर एक सवाल इस बार के यूपीएससी के एग्जाम में भी आया है, ठीक है। और आप वहां पर देखेंगे कि वहां पे लिखा है कि जो उस समय भारत में ब्रिटिश प्रांत थे, है ना, और उस समय की जो भारत में देसी रियासतें थी, इनको मिलाकर, रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि जो उस समय के ब्रिटिश प्रांत थे भारत में और जो देसी राजा महाराजा थे उन सबको आपस में जोड़कर, उनके क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ये व्यवस्था थी। और ये आपका यूपीएससी 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें भारत शासन अधिनियम पर यह सवाल था। मैंने आपको बताया कि जो परिसंघात्मक व्यवस्था होती है उसमें आपका राज्यों का ज्यादा महत्व होता है, जुड़ने वाली इकाइयों का ज्यादा महत्व होता है। तो देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसलिए अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो आप देखिए कि भैया इन देसी रियासतों की वैल्यू ज्यादा थी, ये जुड़े ही नहीं। तो जब अगर आपस में समझौते के माध्यम से जुड़ जाएं तो ऐसी व्यवस्था को परिसंघात्मक बोलते हैं। आपने 1935 का भारत शासन अधिनियम में देखा कि एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन ये रियासतें जुड़ी ही नहीं, इन्होंने समझौता ही नहीं किया, तो यह अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। तो जो परिसंघात्मक व्यवस्था होती है उसमें इकाइयों का, प्रांतों का, देशों का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने क्या सीखा परिसंघात्मक व्यवस्था में कि कई सारे राज्य, देश आपस में मिलकर समझौता करते हैं और एक देश के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था को परिसंघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब चूंकि राज्यों ने आपस में मिलकर समझौता किया है इसलिए इनके पास ज्यादा पावर होती है, ज्यादा शक्तियां होती है। कुछ विषयों के लिए, रक्षा, विदेश, संचार के लिए ये केंद्र सरकार नामक संस्था का गठन करते हैं और उसके पास कम शक्तियां होती है। अब जो परिसंघात्मक व्यवस्था है वो लचीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि समझौते से जुड़े होते हैं और समझौते से जुड़े होते हैं और कल को अलग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है सोवियत संघ, बाद में उसका विघटन हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको एक और हम यहां पर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं,
ठीक है। अमेरिका, यूएसए, ठीक है। जो अमेरिका था, अमेरिका की क्रांति होती है, आपको पता है अमेरिकी क्रांति होती है। अमेरिकी क्रांति कब होती है? 1776 में, ठीक है, अमेरिकी क्रांति होती है। और इस क्रांति के माध्यम से 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ब्रिटेन से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब ये 13 उपनिवेश जो आपके ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए हैं, है ना, अब ये 13 क्षेत्र थे, ये ब्रिटेन से आजाद हो गए। एक पास थे, ज्यादा विविधता थी नहीं, समानता थी। अब इनके पास ये जो 13 क्षेत्र ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे अमेरिकी क्रांति के बाद, ये चाहते तो अलग अलग देश के रूप में भी स्थापित हो सकते थे, लेकिन इन्होंने आपस में क्या कर लिया? इन्होंने आपस में एक समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद ये एक देश के रूप में स्थापित हो गए, और इस देश का नाम इन्होंने रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि स्टेट्स, राज्यों के यूनाइटेड, एक होने से अमेरिका का निर्माण हुआ है, तो इसमें उन्होंने उस देश का नाम यूएसए रखा, है ना। तो इन 13 उपनिवेशों के जुड़ने से यूएसए का निर्माण हुआ। अब आपको पता है कि जो परिसंघात्मक व्यवस्था है ना, क्योंकि यहां पर कौन सी व्यवस्था बनी? परिसंघात्मक व्यवस्था बनी। ये व्यवस्था होती है, क्या होती है? लचीली होती है। क्या होती है? लचीली होती है, क्योंकि भैया आपस में इन्होंने समझौता किया। अब कुछ समय बाद अमेरिका के ये जो देश थे, ये जो क्षेत्र थे, ये जो राज्य थे, जो आपस में जुड़कर जिन्होंने अमेरिका का निर्माण किया था, अब्राहम लिंकन के टाइम पीरियड पे अमेरिका में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। और विद्रोह क्या हो गया कि जो नीचे के राज्य अमेरिका के थे, उन्होंने कहा अब हमें नहीं जुड़ना है अमेरिका के साथ, अब हमें अमेरिका के साथ नहीं रहना है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया अब्राहम लिंकन के टाइम पीरियड पे। चूंकि परिसंघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? समझौता होता है, ठीक है। अब ये सब समझौता तोड़ना चाह रहे थे। अब्राहम लिंकन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने विद्रोह को दबाया, और विद्रोह को दबाने के बाद अमेरिका के संविधान में संशोधन कर दिया, और संशोधन करके लिख दिया कि इन राज्यों को अमेरिका से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो परिसंघात्मक व्यवस्था में इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने कहा जो ये राज्य जुड़े हैं ना अमेरिका से, ये अमेरिका से अलग नहीं हो सकते। इस व्यवस्था को थोड़ा सा कठोर बना दिया कि आप जुड़ तो गए हो भैया, अब आप भविष्य में कभी अमेरिका से अलग नहीं हो सकते। और जब अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये जो व्यवस्था बनी वो बनी संघात्मक, यानी कि फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था बनी। अब संघात्मक व्यवस्था परिसंघात्मक व्यवस्था की कॉपी है, डिट्टो कॉपी है। जो व्यवस्था परिसंघात्मक में, वही व्यवस्था संघात्मक में है। बस एक माइनर अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है, कि परिसंघात्मक व्यवस्था में समझौता टूट भी सकता है, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन संघात्मक व्यवस्था जो होती है उनमें राज्य जुड़ने के बाद अलग नहीं हो सकते। तो अलग होने का अधिकार नहीं है, तो संघात्मक व्यवस्था कठोर होती है। तो संघात्मक व्यवस्था के तहत जो भी देश आपस में जुड़ते हैं या राज्य आपस में जुड़ते हैं, वो अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसका हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का आर्टिकल 1, इंडिया यानी भारत, ठीक है, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये बात अनुच्छेद 1 में लिखी है। और हमारे भी संविधान सभा के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने यहां राज्यों का संघ होगा, और राज्यों के संघ का मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। राज्यों का संघ होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत में भी व्यवस्था के रूप में कैसी व्यवस्था को अपनाया गया? संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। संघात्मक व्यवस्था कहीं ना कहीं भारत में स्थापित की गई, लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया
कि भारत संघ यानी कि भारत से राज्यों का जुड़ना, ठीक है। क्योंकि भारत कैसे बना है, जो ब्रिटिश प्रांत थे और उस समय की जो देसी रियासतें थी उनको भारत में शामिल करवाया गया और देसी रियासतों को और ब्रिटिश प्रांत को मिला के भारत का निर्माण हुआ है। तो ये जो राजा महाराजा है, देखिए जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि देसी रियासतों को ये छूट दे दी कि वो या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या वो स्वतंत्र है। अब कौन राजा जो है किसी के अधीन रहना चाहेगा, सबने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे थे, उस समय वो रियासती मामले देख रहे थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने इन सारी देसी रियासतों को, इन राजाओं को भारत में शामिल करवाया, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवाए, है ना। तो ये सारी देसी रियासतें, ये सारे राज्य भारत में शामिल हुए, तब भारत बना। अब आप खुद सोचिए कि ये जो राज्य भारत में शामिल हुए, ये कल को ये भी तो कह सकते हैं हमें भारत के साथ नहीं रहना है, परिसंघात्मक व्यवस्था की तरह ये भी बोल सकते हैं कि हमें भारत के साथ नहीं रहना है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया कि भारत संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी देश, कोई भी राज्य भविष्य में भारत से अलग नहीं हो सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। तो साफ तौर पे लिख दिया कि भैया हमारी व्यवस्था संघात्मक है, कठोर है, राज्य जुड़े तो हैं, भविष्य में अलग नहीं हो सकते। तो अब आप देखते हो कि पंजाब में खालिस्तानी जो मूवमेंट चलता है वो सरासर बेवकूफी है या नहीं है, कोई सेंस है इस बात की, जब ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि कल को कोई भी देश भारत से अलग नहीं हो सकता। अब आप बंदूक के दम पे या किसी भी दम पे अगर आप सोचो कि पंजाब को अलग करके हम खालिस्तान देश बना लेंगे, तो भैया इंडियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, ठीक है। आप 4, 5, 10 बंदूकें लेके भारत सरकार से नहीं लड़ सकते, आप केवल वहां पे क्या करेंगे, अपने ही लोगों का नुकसान करेंगे। तो ये केवल बेवकूफी का कॉन्सेप्ट है खालिस्तान वाला, जब साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भैया नहीं अलग हो सकता, राज्य जुड़ तो गए और अलग नहीं हो सकते। तो क्या मतलब है इन सब बातों का, ठीक है। तो ये है संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था और परिसंघात्मक व्यवस्था में सभी समानताएं हैं, बस एक अंतर है कि परिसंघात्मक व्यवस्था लचीली होती है, समझौता है, कल को टूट भी सकता है, और संघात्मक व्यवस्था कठोर होती है, उसमें जो राज्य जुड़े हैं वो अलग नहीं हो सकते। तो वर्तमान में अमेरिका क्या है, अमेरिका पहले परिसंघात्मक था, लेकिन अब्राहम लिंकन ने संविधान में संशोधन करके उसको संघात्मक बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो संघात्मक आपका जो है या परिसंघात्मक है, अंतर तो आपको पता ही चल गया क्या अंतर है। परिसंघात्मक देशों की विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषताएं हैं कि आप पहचानेंगे कि भैया ये देश फेडरल है या कॉन्फेडरल है। तो यहां पर आप क्या बताएंगे, पहली बात तो शासन के कितने स्तर होते हैं, शासन के कितने स्तर होंगे, 2 स्तर होंगे। कितने स्तर होंगे, 2 स्तर, यानी कि एक आपकी क्या होगी, केंद्र सरकार होगी, और दूसरी क्या होगी, राज्य सरकार होगी, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि संघात्मक शासन व्यवस्था में आपका जो है वो राज्य सरकार के पास अधिक शक्तियां होती हैं, अधिक शक्तियां होती हैं, और केंद्र सरकार के पास कम शक्तियां होती हैं। उनके पास विदेश, रक्षा, संचार, केवल कुछ विशेष मुद्दों को देखते हैं, तो बस, ठीक है। तो शासन के 2 स्तर होते हैं, तो जहां भी शासन के 2 स्तर आपको दिखे आप समझिएगा, जैसे जैसे आपका क्या है, भारत है, जैसे आपका स्विट्जरलैंड है, जैसे आपका अमेरिका है। लेकिन भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है ना, ध्यान से समझने वाली बात है, इसीलिए हम ये पूरी व्यवस्थाएं आपको समझा रहे हैं। लेकिन भारत अपवाद है संघात्मक व्यवस्था का, भारत में केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास कम शक्तियां हैं। भारत के संविधान को, भारत के संघात्मक व्यवस्था के ढांचे को
ऐसा बनाया गया है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है, राज्य सरकारें कम है, और इसीलिए कई बार भारत को संघात्मक व्यवस्था का अपवाद कहते हैं या अर्ध संघीय राज्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, शासन के दो स्तर हैं। जो भी देशों संघात्मक होंगे वहां पर क्या होगा, लिखित संविधान होगा। भैया जब राज्य या देश आपस में समझौते के साथ जुड़ेंगे तो उस समझौते को प्रॉपर लिख लिया जाएगा, राज्य सरकार की शक्तियों को लिख लिया जाएगा, केंद्र सरकार की शक्तियों को लिख लिया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। तो लिखित संविधान है, ठीक है। और भारत में भी आप देख सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आ रही है बात समझ में? तो लिखित संविधान जो होता है वो संघात्मक देश में होता है। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो संविधान होता है वो लिखित के साथ साथ संविधान उन देशों में, संघात्मक देशों में सर्वोच्च होता है, यानी कि संविधान को ज्यादा पावर दी जाती है। भारत में भी संविधान सर्वोच्च है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में भी संविधान सर्वोच्च है, संविधान को ज्यादा पावर दी जाती है। क्यों दी जाती है भैया? लिखित संविधान है, केंद्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकार की शक्तियां सब लिख ली गई है। लेकिन कल को विवाद की स्थिति हो जाए तो संविधान में पहली तो बात है कि सारी पावर्स लिखी हैं, लेकिन अगर कल को विवाद की स्थिति हो जाए तो संविधान में लिखी हुई बातों को ही सही माना जाएगा। इसलिए संविधान को सर्वोच्च बनाया जाता है, शक्तिशाली बनाया जाता है। तो ऐसे देशों में संविधान को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि संविधान में लिखी हुई बातों को ही सही, सत्य माना जाएगा, उन्हीं बातों का पालन करना होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, ठीक है, क्योंकि तभी ये व्यवस्था सही तरीके से चल पाएगी। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है। जो भी देश संघात्मक होते हैं वहां पर मजबूत न्यायपालिका होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब भैया संविधान की जो व्याख्या का अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है। संविधान को सर्वोच्च बना दिया, संविधान को लिख दिया, लेकिन फिर भी कुछ बातों में अगर विवाद हो जाता है तो न्यायपालिका जो भी व्याख्या करेगी उसको केंद्र सरकार को, राज्यों को मानना पड़ेगा। तो न्यायपालिका जो होती है वो पावरफुल होती है, मजबूत होती है किन देशों में? जो संघात्मक या परिसंघात्मक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया, मजबूत न्यायपालिका हो गई। इसके अलावा और क्या होता है? दोहरी नागरिकता, ठीक है, दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो दोहरी नागरिकता है, यानी कि आपके पास एक तो देश की नागरिकता होगी, देश की नागरिकता होगी, और दूसरी आपके पास उस राज्य की नागरिकता होगी जिस राज्य में आप रह रहे हैं। तो दोहरी नागरिकता भी इन देशों की पहचान होती है, संघात्मक देशों की। अब आपने अभी देखा कि भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन संघात्मक में केंद्र सरकार के पास कम शक्तियां होती हैं, राज्य सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। भारत इसका अपवाद है, भारत में केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास कम शक्तियां हैं। संघात्मक देशों में दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता की जगह एकल नागरिकता है। केवल आप एक देश के नागरिक हैं, आप राज्यों के नागरिक नहीं हैं। लेकिन जो संघात्मक देश होते हैं वहां पर दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में आप अमेरिका देश के नागरिक हैं और आप जिस राज्य में रह रहे हैं आप उस राज्य के भी नागरिक, ठीक है, तो दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है, और एक और अंतिम विशेषता और आपको ध्यान रखनी है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि ऐसे विषय जो भविष्य में उत्पन्न होंगे, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो संघात्मक देशों में कानून बनाने का अधिकार, चूंकि राज्य ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो भैया राज्यों के पास ही होगा। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? राज्य के पास होगी। ठीक है, भारत इन संदर्भ में भी आपका क्या है? अलग है। भारत जो है अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र सरकार के पास है, लेकिन संघात्मक देशों में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्यों के पास होती हैं। ठीक है, अच्छा, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? वे विषय जो भविष्य में क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ऐसे विषयों को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय। जैसे फॉर एग्जांपल जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं था तो मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध भी नहीं थे।
अब इंटरनेट आ गया तो साइबर अपराध हो गए, बैंकिंग धोखाधड़ी हो गई, ठीक है, बहुत सारे साइबर अपराध होते हैं। तो ये विषय आजादी के समय नहीं थे, 1950, 60, 70 में नहीं थे, है ना। लेकिन अब आप एक सेल फोन पे बैठ करके एक मैसेज टाइप करके फेसबुक पर कहीं भी भड़काऊ बयान दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, उससे दंगे हो सकते हैं, है ना। आप व्हाट्सएप का मिसयूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट का मिसयूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, अवशिष्ट विषय। ये पहले नहीं थे, बाद में क्रिएट हुए। तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघात्मक देशों में किसके पास होता है, राज्य के पास है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी की सारी पावर होती है संघात्मक में। शासन के 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, उसके पास कम शक्तियां होती है, राज्य सरकार के पास अधिक शक्तियां होती है। लिखित संविधान होता है, केंद्र और राज्य की शक्तियों को लिख लिया जाता है। संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान को ज्यादा वैल्यू दी जाती है ताकि संविधान की बातें सभी पर बाध्यकारी हो। संविधान की व्याख्या के लिए एक मजबूत न्यायपालिका होती है। दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की नागरिकता, एक उस राज्य की नागरिकता। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, अवशिष्ट शक्तियां आपकी किसके पास होती है, राज्य के पास होती है। अच्छा, अब हम जरा भारत की बात कर लें तो भारत, आपको पता है कि भारत कैसा देश है, संघात्मक देश है। कैसा देश है, संघात्मक देश है। परंतु भारत में केंद्र और राज्य दोनों हैं, सारी विशेषताएं हैं, बट कुछ अंतर है। देखिए क्या अंतर है कि भारत में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां हैं और राज्य के पास कम शक्तियां हैं, ठीक है। तो ये संघात्मक व्यवस्था के उल्टा प्रावधान है। दूसरा, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ठीक है। भारत में आप केवल भारत देश के नागरिक हैं। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास है, केंद्र के पास है, यानी कि कुल मिला के केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत भैया जो है वो संघात्मक व्यवस्था का क्या है, अपवाद है, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत में है तो संघात्मक व्यवस्था, लेकिन शक्तियों में अंतर है, तो अपवाद है भारत संघात्मक व्यवस्था का, ठीक है। तो ये थी संघात्मक व्यवस्था और उसकी विशेषताएं। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप क्लास को 2-3 बार रिवाइंड कर करके देख सकते हैं और अल्टरनेट तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। शुरू में मुझे भी ये सारी चीजें नहीं समझ में आती थी। पॉलिटी एक जटिल सब्जेक्ट है, आसान नहीं है, लेकिन समय के साथ आप जो है धीरे धीरे हर चीज सीख जाएं, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर हो गया फिनिश। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए विषय को लेकर के। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।